मुझे पक्का नहीं पता था कि आज वो किस वजह से क्लास में आई थी, पर मुझे लगा कि शायद ये किस्मत मुझे सुधरने का एक और मौका दे रही थी। इस नई जिंदगी में मैं शिन्यू को कभी दोबारा कोई दुख नहीं पहुंचाने वाला था। पहले जब मैं इस क्लास में आता था तो मेरी आंखें हमेशा लूरवान को देखती थीं। मैं उसके प्यार में इतना अंधा था कि मैंने कभी लेक्चर पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब जब मुझे यह दूसरा मौका मिला है तो मैं इसे पहले की तरह बर्बाद नहीं करना चाहता था। शिन्यू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की सबसे होशियार स्टूडेंट है। मैं भी ठीक से सब कुछ सीखना चाहता हूँ ताकि हमारे पास बात करने के लिए कुछ कॉमन बातें हों। और मुझे अच्छी तरह पता है कि आने वाले सालों में एआई कितनी तेजी से आगे जाने वाला है और कंप्यूटर इंडस्ट्री कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। अभी हमारे गु परिवार के सभी बिजनेस पुराने और पारंपरिक तरीके से चलते हैं। मैं गु परिवार के इस बिजनेस को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह बदलना चाहता हूँ। पूरी क्लास के दौरान जब भी मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता, मैं तुरंत अपना हाथ ऊपर कर प्रोफेसर से सवाल पूछता और बारीकी से नोट्स बनाता। ये देखकर क्लास के बाकी छात्र हैरान थे कि मुझ जैसे बैक बेंचर में लेक्चर के प्रति ये अचानक प्यार कहाँ से आ गया। लूरवान शायद मन ही मन मुझ पर हंस रही होगी, ये सोचकर कि मैं चाहे जितना भी समझदार बनने का दिखावा कर लूं, वो मुझे कभी भाव नहीं देगी। जब क्लास खत्म हुई तो मैंने अपने बगल में शिन्यू की ओर देखा। वो अपनी किताबें समेटकर जाने ही वाली थी। वो आज मुश्किल से क्लास में आई थी और कौन जानता था कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी के पछतावे को दूर करने के लिए उसे दोबारा देखने का मौका कब मिलेगा। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि तुम कंप्यूटर साइंस की जीनियस हो। मेरे पास कुछ सवाल हैं जिन पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या हम वी चैट पर जुड़ सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि शिन्यू को मैं याद भी हूं या नहीं। पहले साल में हमारे गु परिवार और शिन परिवार ने साथ में डिनर किया था और उस डिनर टेबल पर शिन परिवार ने हमारी शादी की बात करी थी। तब लूरवान के प्यार में अंधे होकर मैंने इसका जोरदार विरोध किया था। मैंने यहाँ तक कह दिया था मैं शिन्यू से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उस समय मेरी अक्ल पर पत्थर थे। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हमेशा शिन्यू की तुलना लूरवान से करता था और मैं लूरवान के चक्कर में बिना किसी वजह के शिन्यू से नफरत करने लगा था। लेकिन उस डिनर के बाद शिन्यू ने यूनिवर्सिटी आना लगभग बंद कर दिया था। मेरी बात सुनकर शिन्यू चुपचाप वहीं रही और बस मुझे देखती रही। उसने न तो हाँ कहा न ही मना किया। जब काफी देर तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बात को संभालते हुए कहा, अगर कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन तभी मैंने गौर किया कि भले ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसने चुपचाप अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर अपना क्यूआर कोड दिखा दिया। अगर कोई ध्यान से न देखता तो उसे पता ही नहीं चलता कि कोड दिखाते वक्त शिन्यू के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो असल में अंदर से बहुत घबराई हुई थी। जैसे ही मैंने कोड स्कैन करके उसे रिक्वेस्ट भेजी, उसने राहत की एक हल्की सी सांस ली। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला जैसे कुछ हुआ ही ना हो और शांति से अपने फोन की स्क्रीन लॉक कर दी। स्क्रीन की हल्की रोशनी उसकी गहरी आंखों में चमक रही थी जो तारों जैसी खूबसूरत लग रही थी। फिर वह चुपचाप क्लासरूम से बाहर चली गई। मैं वहीं अपनी सीट पर बेचैन होकर सोच रहा था कि क्या उसने सिर्फ तमीज के नाते क्यूआर कोड दिखाया था? क्या वह सच में मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करेगी? लेकिन मुझे इस बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला। मेरी नजर लूरवान और सियान चिन पर गई जो अपनी किताबें समेटकर क्लास से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। मैंने तुरंत पीछे से आवाज दी, रुको लूरवान, तुमने मुझे वीचैट से ब्लॉक कर दिया था ना? मैंने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी दिया है वह सब तुम्हें पाई पाई समेत वापस करना होगा। मेरी यह आवाज सुनकर जो छात्र क्लास से बाहर जा रहे थे वे सब के सब वहीं रुक गए। सियान चिन घुमा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही बनावटी और नकली मुस्कान थी। वह एक्टिंग करते हुए बोला, गुआन, तुम कल रात हॉस्टल वापस क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें कई बार मैसेज किया पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सब ठीक तो है ना भाई? उसकी यह बनावटी चिंता और सधी हुई एक्टिंग देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। अब समझ आया कि पिछले जन्म में मैं उसके इस धोखेबाज जाल में कैसे फंस गया था। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये नाटक बंद करो सियानचिन, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। सीधा बताओ, क्या सारा सामान पैक हो गया है? सियानचिन ने बात घुमाते हुए कहा, गुआन, मुझे पता है कि तुम मेरे और लूरवान के साथ आने से नाराज हो, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि हम दोनों आगे भी अच्छे दोस्त बने रहें। सियानचिन हमेशा हर चीज को इतनी चालाकी से संभालता था कि कोई उसे चाहकर भी गलत नहीं कह सकता था। लेकिन मुझे उसके साथ इस फालतू की बातचीत में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं आज यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया था, ये पूछने के लिए कि क्या लूरवान ने वे सभी कीमती चीजें पैक कर ली हैं जो मैंने उसे दी थी। मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैं अब इस मतलबी कपल का खर्च उठाने से पूरी तरह तंग आ चुका था। ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी क्लासरूम में अपनी सीटों पर आराम से जमे थे और मजे ले लेकर यह पूरा नाटक देख रहे थे। शिन्यू बाहर कॉरिडोर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन क्लासरूम के अंदर से आती मेरी तीखी आवाजें सुनकर उसके कदम भी वहीं रुक गए। तभी क्लास के बीच में से एक स्टूडेंट चिल्लाया, गुआन, क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम लूरवान को कोई महंगी चीज दोगे? जरा
आईने में खुद की शक्ल तो देखो। एक और चमचे ने बीच में सुर मिलाया, अरे यार, वह सियान चिन और लू रुआन को एक साथ देखकर बुरी तरह जल रहा है। अपनी इसी हताशा और जलन में वह उसे दिए गए तोहफे वापस मांग रहा है। इस स्टूडेंट की घटिया सोच तो देखो। यूनिवर्सिटी में लू रुआन और सियान चिन की इमेज बहुत शरीफ और अच्छे लोगों की थी। बहुत से लोग उनका पक्ष लेने के लिए तुरंत आगे आ जाते थे, क्योंकि जब भी उन पर कोई मुसीबत आती थी तो मैं ही हमेशा आगे आकर अपना पैसा और ताकत लगाकर उसे संभाला करता था। लेकिन सारा क्रेडिट श्रेय वे दोनों खा जाते थे और सबके सामने अच्छे बन जाते थे, जबकि मेरा इस्तेमाल बस एक मोहरे की तरह किया जाता था। उनकी ये बातें सुनकर मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ लोग सच में ये मानते हो कि लू रुआन किसी बहुत अमीर खानदान से है? मैं धीरे धीरे लू रुआन की तरफ गया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें इस लू रुआन की असली औकात बताती हूँ। अभी इसने सिर से लेकर पैर तक जो कुछ भी पहन रखा है ना, वह सब मेरे दिए पैसों पर आया है। अगर इसे अपने पैसे से कुछ खरीदना होता तो ये अपने पैरों के मोजे तक नहीं खरीद पाती। इसने जो कुछ भी पहना है उसका पूरा पैसा मैंने चुकाया है। इसके पैरों में जो ये मोजे दिख रहे हैं उनकी कीमत ही 8,000 युआन है और इसकी असलियत ये है कि ये कॉलेज की 5,000 की सालाना फीस भी खुद नहीं भर सकती। अगर मैं इसका खर्च न देता तो शायद ये कभी जिंगपे यूनिवर्सिटी के दरवाजे के अंदर कदम भी नहीं रख पाती। मेरी ये बातें लू रुआन को सीधे सीने में चाकू की तरह चुभ रही थीं। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी भारी और मुश्किल से काबू की गई आवाज में जवाब दिया, गुआन, क्या सबके सामने मेरी इस तरह बेइज्जती करना बहुत जरूरी था? मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ लू रुआन। ये सब तुम्हारी अपनी घटिया हरकतों का नतीजा है। और हाँ, तुम अपनी रूममेट के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे मुझे पना छोटा मोटा नौकर कहती रही हो ना। अगर कल रात मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया के नीचे वे कमेंट्स न देखे होते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर से असल में कितनी घटिया और मतलबी हो। मैंने उसे रूखी नजरों से देखा और सख्त लहजे में कहा, ठीक है, हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं तुम पर ये एक आखिरी एहसान करता हूँ। तुमने अभी जो कपड़े पहन रखे हैं उन्हें रख लो, उन्हें मेरी तरफ से विदाई का तोहफा समझो। लेकिन इसके अलावा बाकी जो कुछ भी मैंने तुम्हें इतने सालों में दिया है, मुझे वह सब वापस चाहिए, एक एक चीज। इसी वक्त सियान चिन भी अंदर से अच्छी तरह जानता था कि लू रुआन ने जो ज्यादातर महंगे बैग ले रखे थे उनका पैसा मैंने ही दिया था। लेकिन फिर भी उसे यह गलतफहमी थी कि लू रुआन का परिवार मेरे परिवार से कहीं ज्यादा अमीर और रसूखदार है। उसने बीच में बात काटते हुए रोब से कहा, गुआन, क्या तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और साफ साफ कहा, दोस्त, हद तो तुम दोनों पार कर रहे हो, बल्कि तुम दोनों ने तो सारी हदें बहुत पहले ही पार कर दी हैं। पिछले 1 साल से तुम दोनों मेरे पैसे पर ऐश कर रहे हो और मेरी ही पीछे मुझ पर हंसते हो, मुझे अपना नौकर कहते हो और मेरे भोलेपन का तमाशा बनाते हो। अगर तुम दोनों में जरा भी शर्म या इज्जत बची होती तो तुम लोग आज इतने नीचे नहीं गिरते। यह सुनते ही सियान चिन का सारा मुखौटा उतर गया और उसका असली बदसूरत चेहरा सामने आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो क्या हमने तुमसे भीख मांगी थी कि तुम हम पर पैसे खर्च करो? क्या हमने तुम्हारी कनपटी पर बंदूक रखकर ये तोहफे मांगे थे? तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ दिया और अब भिखारी की तरह उन्हें वापस मांग रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा घटिया और छोटा इंसान कभी नहीं देखा। सियान चिन हमेशा सबके सामने एक शरीफ, मिलनसार और जेंटलमैन बनने का ढोंग करता था और अपनी असलियत छिपाने में माहिर था। उसकी यह बात सुनते ही क्लास के बाकी छात्र फिर से उन दोनों का पक्ष लेने लगे। वे आपस में फुसफुसाने लगे, अरे यार, ऐसा कौन करता है, किसी को कोई चीज तोहफे में देना और फिर उसे वापस मांगना? साफ लग रहा है कि ये कंगाल हो गया है। ऐसे लोगों के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये तो सुई भी वापस मांग लेंगे। साफ बात है, ये पहले किसी अमीर परिवार में घुसने की कोशिश कर रहा था और अब जब इसकी दाल नहीं गली तो यहाँ तमाशा खड़ा कर रहा है। मैं चुपचाप वहाँ क्लास के हर एक छात्र की फालतू और बकवास बातें सुनता रहा। सच कहूँ तो मुझे उनकी इन बातों से अब जरा सा भी फर्क नहीं हो रहा था। मेरा इस जन्म का उसूल बिल्कुल सीधा था, जो पैसा मैं खर्च करूं उससे मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए और जो चीजें मैंने अपने खुद के पैसे से खरीदी हैं उनके साथ मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अब इन दोनों की बर्बादी शुरू होने वाली थी। मैं कोई ऐसी आदमी नहीं हूं जो बाहर से तो अमीर दिखे लेकिन जेब में एक ढेला ना हो। ऐसे दिखावा करने वाले लोग मुझ जैसे सीधे साधे इंसान को ही बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी, खासकर तब जब मैं अपने ही पैसे से खरीदी हुई चीजें वापस मांग रही हूँ। इसमें भला गलत क्या है? लू रुआन मुझे ऐसे घूर रही थी मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न हो रहा हो, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया था कि मेरी बातें और मेरी सोच अब उस पुराने गुवान जैसी बिल्कुल नहीं थी जिसे वह जानती थी। मैं अब पूरी तरह से समझदार और प्रैक्टिकल हो गया था। मुझे अच्छी तरह पता चल गया था कि कौन मेरी परवाह का हकदार है और कौन नहीं। मैंने सीधे लू रुआन की आंखों में देखा। वह एक ऐसी औरत थी जिसका ईगो बहुत ज्यादा था। उसे पता था कि अगर यहाँ मामला और चला तो कॉलेज में उसकी इमेज खराब हो जाएगी। पूरी तरह परेशान होकर उसने आखिरकार हार मानते हुए कहा, ठीक है, इसकी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा सारा सामान वापस कर दूंगी। लेकिन मैं यहाँ सबके सामने एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, मैं कोई ऐसी औरत नहीं हूँ जो चैरिटी या किसी और के पैसों पर पलती हो। तुम ही हमेशा मेरे पीछे लगे रहते थे और मुझसे अपने तोहफे लेने की मिन्नतें करते थे, इसलिए मैंने उन्हें रख लिया था। अब जब मैं सब कुछ वापस कर रही हूँ तो प्लीज मुझे दोबारा परेशान मत करना, मेरा पीछा मत करना। इतना कहकर उसने गुस्से में सियान चिन का हाथ थामा और पैर पटकती हुई क्लासरूम से बाहर चली गई।
गई। लगभग आधे घंटे बाद मेरे फोन की घंटी बजी। सियान चिन का मैसेज आया था, तुम्हारा सारा सामान पैक करके हॉस्टल के बाहर रख दिया गया है। मैं सीधे हॉस्टल के गेट पर पहुंचा। उन डिब्बों में रखी ज्यादातर चीजें अभी भी बिल्कुल नई लग रही थीं। कुछ सामान तो ऐसा था जो अभी तक खुला भी नहीं था। मैं चाहता तो उन्हें सेकंड हैंड मार्केट में ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकता था, लेकिन सच कहूं तो इस जन्म में पैसे की मुझे सबसे कम जरूरत थी। फिर भी इतनी महंगी चीजों को कचरे में फेंक देना बहुत ज्यादा बर्बादी होती। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची। मैंने एक कपड़ा लिया, उसे जमीन पर बिछाया और सारी कीमती चीजें उस पर अच्छे से सजा दी। फिर मैंने ऊंची आवाज में सबको बुलाना शुरू किया। सभी सीनियर, जूनियर और यहाँ से गुजरने वाले दोस्तों, ध्यान दें, इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें। यहाँ रखी हर चीज आप ले जा सकते हैं। आइए, जो भी पसंद आए उसे देखिए और घर ले जाइए। माना कि झिंगप्पे यूनिवर्सिटी राजधानी में है और यहाँ बहुत से छात्र अमीर परिवारों से आते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के छोटे गांवों से आए हैं और जिन्होंने यहाँ एडमिशन पाने के लिए दिन रात एक किया है। इस कपड़े पर फैली हर एक चीज इतनी कीमती थी कि उनमें से सिर्फ एक या दो चीजें बेचकर ही वे महीनों का अपना खर्च निकाल सकते थे। इसलिए इन सबको फेंकने से बेहतर था कि ये उन्हें मिल जाए जिन्हें सच में इनकी जरूरत है। लेकिन मैं एक बात भूल गया था, इन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए उनका ईगो और आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। कोई भी छात्र मुफ्त का सामान लेने के लिए आगे नहीं आया। ये देखकर मुझे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ गई। जब मैं एक डंपयार्ड में बेहद गरीबी में रहता था, तब अगर कोई मुझे बचा हुआ खाना भी दे देता तो मैं जिंदगी भर उसका एहसान मानता, क्योंकि तब मेरे पास कुछ नहीं था, न खाने को निवाला, न पहनने को अच्छे कपड़े। उस बदहाली में ईगो और आत्मसम्मान कोई मायने नहीं रखते थे। मेरी एकमात्र प्राथमिकता बस किसी तरह जिंदा रहना थी। लेकिन ये छात्र वैसी मजबूरी में नहीं थे। उनमें से कई लोग मुफ्त में महंगी चीज लेकर सबके सामने शर्मिंदा होने के बजाय किसी सस्ते ऐप से सस्ते क्लोथ्स मंगवाना ज्यादा पसंद करते। ये सब समझते हुए मैंने एक रास्ता निकाला। मुझे पास ही कागज का एक पीस मिला और मैंने उस पर लिखा, सभी सीनियर और जूनियर ध्यान दें, यहाँ कुछ चीजें रखी गई हैं जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। इनमें से कई बिल्कुल नई हैं और कुछ का कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। जिसे भी इनमें से किसी चीज की जरूरत हो, बस यहाँ बना QR कोड स्कैन करें, अपनी मर्जी से जो चाहे पेमेंट करें और सामान ले जाए। वो कागज रखने के बाद मैं तुरंत वहां से गायब नहीं हुआ, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर बनी मिल्क टी की दुकान में चला गया। मैं आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था, लेकिन मेरी नजरें हॉस्टल के गेट पर ही टिकी थीं। मुझे चुपचाप एक और चिंता सता रही थी कि कहीं लू रुआन वापस नीचे आकर सारा सामान फिर से न चुरा ले जाए। तभी मैंने देखा कि हॉस्टल के पास से गुजरने वाले लोगों ने उस कागज को देखा। उन्होंने चीजों को देखा, परखा और अपनी जरूरत का सामान चुनने लगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उनमें से कोई भी लालची नहीं था। वे सिर्फ एक या दो काम की चीजें ही लेते, ईमानदारी से QR स्कैन करते और चुपचाप निकल जाते। इसके बाद, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे फोन पर वीचैट पेमेंट के नोटिफिकेशंस आने लगे। एक युआन मिला। मैं मिल्क टी की दुकान में आराम से स्क्रीन देख रहा था और एक एक करके फोन पर पेमेंट ले रहा था। आसपास लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि यह आदमी यहाँ कुर्सी पर आखिर कैसा अजीब बिजनेस चला रही है। मुश्किल से 1 घंटे के अंदर मेरा सारा सामान बिक गया। सच कहूं तो आज मेरा मन बहुत अच्छा था। मुझे अपनी पिछली जिंदगी का वो बुरा दौर याद आ रहा था जब कई अनजान लोगों ने आगे आकर मेरी मदद की थी। इसलिए इस नई जिंदगी में मैं जब भी हो सके दूसरों की मदद करना चाहता था। आज पहली बार मुझे सच में महसूस हुआ कि बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने से कितनी खुशी और सुकून मिलता है। जब सारा सामान बिक गया तो मैंने अपने ड्राइवर को फोन किया और मुझे कॉलेज से लेने के लिए कहा। सच तो यह था कि उस हॉस्टल के कमरे में अब एक भी रात बिताने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी। दूसरी तरफ लू रुआन अपने हॉस्टल के कमरे में बिल्कुल गुमसुम थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसने मेरा सारा सामान तो वापस कर दिया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे मुश्किल मुसीबत थी। जिन लोगों ने ऑनलाइन उससे सामान खरीदा था, वे उसे लगातार मैसेज भेज रहे थे, अपने सामान की मांग कर रहे थे और उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तनाव के मारे लू रुआन का सिर फटा जा रहा था और सबसे बुरी बात तो ये थी कि उनमें से कुछ खरीदार हमारी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। कल उन सबका भरोसा जीतने और एडवांस पेमेंट के चक्कर में लू रुआन ने उन्हें अपना असली नाम और हॉस्टल का कमरा नंबर तक दे दिया था। अब इस मुसीबत में फंसने के बाद वे सब उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लू रुआन का फोन नहीं लग रहा था। इसलिए मजबूरी में उनके पास खुद चलकर उससे मिलने और बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लू रुआन अपने कमरे में सहमी हुई थी। उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था और एक के बाद एक गुस्से से भरे मैसेज आ रहे थे। मेरा पैकेज कहाँ है? तुमने मेरे पैसे ले लिए हैं। ऑफलाइन होने का नाटक बंद करो, सामान भेजो या तुरंत मेरे पैसे वापस करो। ये सब देखकर उसका चेहरा पीला हो गया। कल जन्मदिन का भारी भरकम बिल चुकाने के लिए उसने गुआन के दिए हुए कई महंगे सामान ऑनलाइन बेच दिए थे, लेकिन वे चीजें तो अब उसके पास थी ही नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें हॉस्टल के सामने बहुत कम दाम में बांट दिया था। अब उसके पास न तो वो कीमती सामान बचा था और न ही पैसे। अचानक किसी ने हॉस्टल के दरवाजे को बहुत जोर जोर से खटखटाया। कमरे में मौजूद तीनों रूममेट्स ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। एक रूममेट फुसफुसाई, रुआन, बाहर कोई तुम्हें ही बुला रहा है।
जैसे ही दरवाजा खुला 3 महिलाएं गुस्से में अंदर आईं। उनमें से एक ने तुरंत सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम ही लूरवान हो? हाँ, मैं ही हूँ, लूरवान ने सहमते हुए कहा। हमने जिन चीजों के लिए तुम्हें एडवांस पैसे दिए थे वे महंगे बैग कहाँ हैं? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। उन स्टूडेंट्स ने अपने अपने पेमेंट के स्क्रीनशॉट दिखाए और लूरवान की रूममेट्स आंखें खोलकर फोन की स्क्रीन को देखने लगी। कई लग्जरी सामान, सारा एडवांस पेमेंट और गायब प्रोडक्ट्स। मामला पूरी तरह खराब हो चुका था। लूरवान ने अपनी साख बचाने के लिए चेहरे पर एक नकली और जबरदस्ती की मुस्कान लाई और बोली, अरे वो एक्चुअली एक गलतफहमी हो गई है, बस एक छोटी सी गलतफहमी। ये सुनते ही खरीदार स्टूडेंट्स गुस्से से बोली, तुमने कल हमारे पैसे लिए थे और आज सामान देने का पक्का वादा किया था, और अब जब सामान देने की बारी आई तो तुम कह रही हो कि गलतफहमी हो गई है। हॉस्टल के कमरे के बाहर और भी स्टूडेंट्स जमा हो गए और इस भारी बहस ने सबका ध्यान खींच लिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वहां दर्जनों स्टूडेंट्स का मेला लग गया जो मजे ले लेकर यह सब देख रहे थे। लूरवान के हाथ पैर कांपने लगे। यूनिवर्सिटी आने के बाद पहली बार उसे सचमुच अपनी जान का खौफ सता रहा था। उसकी वो परफेक्ट और शरीफ यंग मिस वाली इमेज सबके सामने तार तार हो रही थी। इसी बीच मैं लॉन्ग किंग मेंशन के अंदर अपने आलीशान घर में आराम से लेटा था। तभी मेरा फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरी हार्ट बीट रुक गई। वह शिन्यू थी। कुछ पल के लिए तो मैं बस स्क्रीन को देखता ही रह गया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने न जाने कितनी बार उसके फोन कॉल का सपना देखा था, लेकिन तब मैं लूरवान के प्यार में इतना अंधा था कि कभी शिन्यू की कद्र ही नहीं कर पाया। अब किस्मत ने मुझे सुधरने का दूसरा मौका दिया था। मैंने गहरी सांस ली और फोन पिक किया। हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज आई, गुआन, क्या तुम बिजी हो? उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए थम सा गया। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। शिन्यू ने आगे कहा, मैंने कल क्लास में तुम्हारे नोट्स देखे थे। तुमने कोडिंग के कई जरूरी कॉन्सेप्ट्स मिस कर दिए थे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ मटेरियल तैयार किया है। मैं मुस्कुराया और बोला, सच में? शुक्रिया शिन्यू। फोन पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर शिन्यू ने झिझकते हुए धीरे से कहा, अगर अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में रिवीजन कर सकते हैं। यह सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। जिंग पे यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर और जीनियस स्टूडेंट खुद मुझे साथ रिवीजन के लिए बुला रही थी। अगर पूरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ये बात सुन लेता तो जलन के मारे पागल हो जाता। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। शिन्यू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ओके। फोन रखने के बाद शिन्यू देर तक अपने फोन की स्क्रीन को ही देखती रही। शर्माने की वजह से उसके कान हल्के लाल हो चुके थे। दूसरी तरफ कैंपस में लूरवान के हॉस्टल के अंदर बहस और भी बदतर होता जा रहा था। एक खरीदार चिल्लाई, हमें बकवास नहीं सुननी, हमारे पैसे अभी के अभी रिफंड करो। दूसरी स्टूडेंट ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास सामान था ही नहीं तो तुमने उसे ऑनलाइन बेचा ही क्यों? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? लूरवान अब चारों तरफ से अपनी ही बुनी हुई जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। हॉस्टल के बाहर बहुत लोग जमा हो गए थे और अफवाहें जंगल की आग की तरह पूरे कैंपस में फैल रही थीं। दोपहर के खाने के समय तक लगभग आधे डिपार्टमेंट को पता चल चुका था कि लूरवान के कमरे के बाहर क्या नाटक हुआ है। शाम होते होते तो पूरी यूनिवर्सिटी में बस इसी बात की चर्चा थी। अब लोग पहली बार बातों को आपस में मिलाकर देखने लगे थे। लूरवान के जन्मदिन की वो महंगी पार्टी, होटल का वो भारी भरकम बकाया बिल, ऑनलाइन बेचा गया गायब सामान, कुआन के दिए हुए महंगे तोहफे और लूरवान की शानो शौकत वाली जीवन शैली। अब लोगों को समझ आ रहा था कि लूरवान की बताई कहानियां आपस में मेल नहीं खा रही थीं। उस रात सियानचिन अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला था। उसका मन बुरी तरह बेचैन था। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। उसने अपना सोशल मीडिया खोला तो देखा कि वहां एक के बाद एक पोस्ट और कमेंट्स की आग लगी हुई थी। लोग सिर्फ और सिर्फ लूरवान के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग अब भी उसका बचाव कर रहे थे तो कुछ उससे सीधे सवाल पूछ रहे थे। तभी एक कमेंट ने सियानचिन का ध्यान खींचा जिस पर लिखा था, क्या लूरवान के सारे बिल शुरू से गुआन ही पे नहीं कर रहा था? दूसरे ने उस पर जवाब दिया, अब जब मैं शांत दिमाग से सोचता हूँ तो मैंने लूरवान को कभी खुद अपनी जेब से पैसे देते नहीं देखा। तीसरा कमेंट आया, शायद गुआन सच ही कह रहा था। ये सब देखकर सियानचिन ने तुरंत ऐप बंद कर दिया। उसका चेहरा उदास हो गया। वह धीमे से बोला, नहीं, ये सही नहीं हो सकता। लूरवान अमीर थी, उसे अमीर होना ही था, वरना मैं इतने समय से आखिर किस चीज के लिए प्लान कर रहा था? अगली सुबह जब गुआन यूनिवर्सिटी पहुंचा और जैसे ही उसने कैंपस में कदम रखा, अनगिनत नजरें उसकी तरफ आ गईं। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। पहले लोग उसे देखकर उसका मजाक बनाते थे, लेकिन आज वे उत्सुक, उलझन में और उसमें गहरी दिलचस्पी लेते हुए दिख रहे थे। कुछ छात्र तो उसे सम्मान भरी नजरों से भी देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था। अब सबको अंदाजा हो गया था कि हर जगह अंधाधुंध पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति लूरवान नहीं बल्कि शुरू से गुआन ही था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज आई, गुआन। वह घुमा तो देखा कि शिन्यू वहां हाथ में कई किताबें लिए खड़ी थीं। उसे देखते ही पूरा रास्ता एकदम शांत हो गया। आसपास छात्र अविश्वास से आंखें खोलकर देख रहे थे। कैंपस की परी, सबसे जीनियस और वो स्टूडेंट जो मर्दों से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखती तक नहीं थी, आज खुद चलकर गुआन के बगल में आ गई थी। कई लोगों को लगा कि शायद वे कोई सपना देख रहे हैं। शिन्यू ने बहुत सहजता से कहा, ये वही मटेरियल है जिसके बारे में मैंने कल बताया था। उसने कागजों का एक बंडल गुआन की तरफ किया। गुआन मुस्कुराया,
बहुत बहुत धन्यवाद। शिन्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर आराम से उसके बगल में कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। ये देखकर पूरा कैंपस जैसे धमाके के साथ फट गया। दोपहर तक दोनों की तस्वीरें कॉलेज ग्रुप्स में हर जगह फैल चुकी थीं। लू रुआन का एक्स बॉयफ्रेंड अब शिन्यू के साथ घूम रहा है। कंप्यूटर साइंस की जीनियस शिन्यू अब गुआन के साथ है। कैंपस गॉडेस खुद गुआन की स्टडी मदद कर रही है। इधर कैफेटेरिया के अंदर लू रुआन जब अपने फोन पर ये तस्वीरें देख रही थी तो गुस्से के मारे उसका हाथ कांप रहा था और वो फोन को लगभग कुचलने ही वाली थी। उसके चेहरे के भाव बद से बदतर होते जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुआन इतनी तेजी से कैसे बदल रहा था। वो अब पहले की तरह उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा था? वो उससे माफी क्यों नहीं मांग रहा था? वो उसके सामने क्यों नहीं आ रहा था? और सबसे जरूरी बात, शिन्यू अचानक उसके साथ क्यों दिखने लगी थी? वह जितना ज्यादा उन तस्वीरों को देखती उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती। आज पहली बार उसके दिल में एक अजीब भावना पैदा हुई, जलन। कुछ दिनों बाद जिंगपे यूनिवर्सिटी ने एक एआई इनोवेशन कंपटीशन की घोषणा की। इस कंपटीशन का पहला इनाम था पूरे 2 लाख युआन, सीधे कंपनी में इंटर्नशिप का मौका और नेशनल लेवल पर पहचान। ये सुनते ही पूरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट उत्साह से झूम उठा। प्रोफेसर जियांग ने तुरंत क्लास में आकर घोषणा की कि छात्र अपनी अपनी टीमें बना सकते हैं। घोषणा होते ही कई होशियार छात्र तुरंत शिन्यू के पास भागे। बॉस शिन, क्या आप इस प्रोजेक्ट पर हमारे साथ टीम बनाना चाहेंगे? शिन्यू ने बिना पलक झपकाए कहा, नहीं। दूसरे ने कोशिश की, शिन्यू हमारे साथ नहीं। तीसरे ने हिम्मत जुटाई, प्लीज नहीं। शिन्यू ने सबको 2 टूक मना कर दिया। फिर अचानक शिन्यू अपनी सीट से उठकर हुई, पूरी क्लास के सामने से चलती हुई आई और सीधे गुआन के पास आकर रुक गई। पूरे कमरे में एक पल के लिए मौत सा सन्नाटा छा गया। शिन्यू ने गुआन की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? ये सुनते ही हर एक छात्र सन्न रह गया, यहाँ तक कि प्रोफेसर जियांग भी हैरान दिखे। जो मशहूर शिन्यू किसी की मिन्नतें नहीं सुनती थी, वो खुद आगे आकर गुआन को अपनी टीम में बुला रही थी। लोगों को लगा ये नामुमकिन है, लेकिन गुआन मुस्कुराया और बोला, बेशक, क्यों नहीं। ये सुनते ही पूरा क्लासरूम शोर और कानाफूसी से भर गया। इसी बीच कमरे की आखिरी बेंच पर लू रुआन के नाखून गुस्से और ईर्ष्या के मारे उसकी खुद की हथेली में धंस गए और उसके बगल में सियानचिन। आज पहली बार वह लू रुआन को नहीं देख रहा था। वह फटी आंखों से सिर्फ गुआन को घूर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में एक बहुत ही डरावना ख्याल आ चुका था कि क्या पता मैंने इस खेल में गलत पासा चुन लिया हो। उसी शाम गुआन अपने आलीशान विला में लौटा। जैसे ही वह लिविंग रूम के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि उसके माता पिता सोफे पर मुस्कुरा रहे थे। उसकी माँ ने शरारत से देखते हुए सबसे पहले बात की, बिल्कुल सही समय पर आए हो बेटा, कल हमारा बाहर डिनर है। गुआन ने उलझन में पूछा, डिनर किसके साथ? उसके पिता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, शिन परिवार ने हमें खास तौर पर इनवाइट किया है। ये सुनते ही गुआन बिल्कुल सन्न रह गया। शिन परिवार यानी शिन्यू का परिवार। तभी उसकी माँ ने एक बेहद प्यारी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, और हाँ, कल वहाँ शिन्यू भी मौजूद होगी। दोबारा जन्म लेने के बाद पहली बार गुआन के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लेकिन उसी समय यूनिवर्सिटी से कई किलोमीटर दूर अपने घर पर लू रुआन को अपने फोन पर एक ऐसा चौंकाने वाला मैसेज मिला जिसने उसके पैरों तले की जमीन ही खिसका दी। लू रुआन के खरीदारों में से एक को आखिरकार पता चल गया था कि वे सभी गायब लग्जरी सामान कहाँ गए। उस मैसेज के साथ एक फोटो भी थी जिसमें कॉलेज के छात्र खुशी खुशी वे महंगे तोहफे अपने साथ ले जा रहे थे जो गुआन ने हॉस्टल के बाहर बांटे थे। उस फोटो के नीचे सिर्फ एक ही तीखी लाइन लिखी थी, तो जो चीजें तुमने हमें ऑनलाइन बेची वे असल में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये देखते ही लू रुआन का चेहरा एकदम पीला हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि जो मुसीबत कल आई थी वह तो बस एक शुरुआत थी, असली तूफान तो अब आने वाला था। जैसे ही खरीदार ने वो फोटो सबके सामने दिखाई, लू रुआन का दिल लगभग बाहर आने वाला था। तस्वीर में साफ साफ दिख रहा था कि कई स्टूडेंट्स गर्ल्स हॉस्टल के गेट से लग्जरी बैग लेकर जा रही थी। ये वही बैग थे जिन्हें बेचने का लू रुआन ने वादा किया था और जिनके लिए वो पहले ही मोटी रकम एडवांस में ले चुकी थी। ये देखकर एक खरीदार तुरंत चिल्लाया, अच्छा तो सारा सामान यहाँ चला गया था। दूसरे खरीदार का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। इसका मतलब तुमने हमें ऐसी चीजें बेची जो तुम्हारे पास थी ही नहीं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। पल भर में पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि लू रुआन की रूममेट्स भी अब उसे बिल्कुल अलग और अजीब नजरों से देख रही थीं। आज तक उन्हें हमेशा यही लगता था कि लू रुआन किसी बहुत अमीर खानदान से है। आखिरकार वो रोज महंगे ब्रांड्स पहनती थी। उसके मेकअप का सामान बहुत कीमती था। उसके बैग और जूते सब महंगे होते थे और वो कभी दुकान पर प्राइस टैग तक नहीं देखती थी। लेकिन आज उसकी अमीरी का यह भ्रम कांच की तरह टूटने लगा था। लू रुआन की एक रूममेट ने धीरे से उसके करीब आकर पूछा, रुआन, क्या गुआन ने सच में तुम्हारे लिए वे सभी चीजें खरीदी थीं? लू रुआन के चेहरे के भाव पूरी तरह जम गए। इससे पहले कि वो कुछ बोलकर बात संभालने की कोशिश करती, दूसरे खरीदार ने उसकी बात काटते
हुए कहा, अरे रुको। उसे अचानक कुछ याद आया। क्या ये वही तोहफे हैं जिनके बारे में गुआन आज सुबह क्लासरूम के बाहर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था? ये सुनते ही पूरे हॉस्टल में हंगामा मच गया। सुबह क्लास में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सबने सुन रखा था। उस समय ज्यादातर छात्रों को लगा था कि गुआन पागल हो गया है और लू रुआन से ब्रेकअप के बाद अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन अब पूरी कहानी का पासा ही पलट चुका था। असली सच सबके सामने आ रहा था। खरीदारों को इस गपशप और नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बस अपने पैसे वापस चाहिए थे। एक स्टूडेंट ने सीधे अपना फोन लू रुआन के चेहरे के आगे कर दिया और सख्त लहजे में बोली, मुझे बहस नहीं सुननी, मुझे अभी के अभी मेरा रिफंड चाहिए। लू रुआन ने गुस्से और बेबसी में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अपने जन्मदिन के आलीशान डिनर में उसका क्रेडिट कार्ड पहले ही खाली हो चुका था और होटल के बचे हुए बिल ने उसका बैंक अकाउंट भी पूरी तरह साफ कर दिया था। उसके पास इस वक्त किसी को देने के लिए एक ढेला तक नहीं बचा था। फिर भी उसका ईगो इतना ज्यादा था कि वह ये बात सबके सामने मान नहीं सकती थी, खासकर तब जब कॉलेज में उसकी पूरी इज्जत दांव पर लगी हो। उसने अपने कांपते होठों पर जबरदस्ती एक नकली मुस्कान लाने की कोशिश की और बोली, प्लीज मुझे बस कुछ दिनों का समय दे दो। ये सुनकर खरीदार ठंडी हंसी हंसी। कुछ दिन? तुमने 3 दिन पहले मुझसे एडवांस पैसे लिए थे। मैं अब तुम जैसी धोखेबाज पर भरोसा क्यों करूं? हॉस्टल के कमरे के बाहर और भी स्टूडेंट्स जमा हो गए थे और कुछ लोगों ने तो अपने फोन निकालकर इस पूरे नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी थी। लू रुआन को अपना चेहरा शर्म से जलता हुआ महसूस हो रहा था। जिंग पे यूनिवर्सिटी आने के बाद आज पहली बार उसे इतनी भयानक बेइज्जती और जिल्लत महसूस हो रही थी। इसी बीच कैंपस की दूसरी तरफ मैं आराम से एआई लैब में था। इस समय मेरा दिमाग लू रुआन और उसके नाटक से कोसों दूर था। मेरा पूरा ध्यान सामने रखी कंप्यूटर स्क्रीन पर था। मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे कई सबक सिखाए थे और उनमें से एक सबक बहुत सीधा और साफ था। आने वाला भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का है। जो लोग इन इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में रखेंगे वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे और मैं इस जन्म में उन्हीं लोगों में से एक बनना चाहता था। टेबल के दूसरी तरफ शिन्यू चुपचाप मुझे देख रही थी। वो मुझे जितना ज्यादा देख रही थी उसे अंदर ही अंदर उतना ही अचंभा हो रहा था। ये वो पुराना गुआन बिल्कुल नहीं था जिसे वह जानती थी। पहले साल का गुआन अपना हर एक कीमती पल लू रुआन के पीछे दुम हिलाकर भागने में बर्बाद कर देता था। उसके मार्क्स बहुत औसत थे और उसका ध्यान कभी एक जगह नहीं टिकता था। लेकिन अब कुछ बदल गया था। वह बेहद ध्यान से कोडिंग सीख रहा था और बहुत समझदारी भरे सवाल पूछ रहा था, जैसे वह सचमुच कुछ करना चाहता हो। लगभग 1 घंटे की रिवीजन के बाद शिन्यू ने आखिरकार अपनी किताब बंद की और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कोडिंग स्किल्स बहुत तेजी से सुधर रही हैं गुआन। गुआन ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, आखिर मेरे पास टीचर भी तो दुनिया की सबसे अच्छी है। इन शब्दों को सुनते ही शिन्यू ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली और शर्माते हुए उसके गोरे चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। शिन्यू को इस तरह शर्माता देख गुआन मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह सोचने लगा कि अपनी पिछली जिंदगी में वह कितना अंधा और बेवकूफ था। उसने कभी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि शिन्यू जैसी परी उस मतलबी लू रुआन से कई गुना बेहतर और सच्ची थी। उसी समय कॉलेज के दूसरे कोने में सियान चिन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लू रुआन के जन्मदिन वाली घटना के बाद से ही पूरे कैंपस में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी थीं। शुरू में तो सियान चिन ने उन बातों को बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब उसे वे अफवाहें हर जगह सुनाई देने लगी थीं। क्लासरूम में, हॉस्टल के कमरों में, कैफेटेरिया में और यहाँ तक कि लाइब्रेरी में भी। तभी राह चलते 2 छात्रों की बातचीत ने उसका ध्यान खींचा। एक ने कहा, अरे क्या तुमने वो ताजा खबर सुनी? दूसरे ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या सुना? यार लोग कह रहे हैं कि लू रुआन का परिवार असल में अमीर है ही नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि आज तक उसके सारे महंगे शौक और बिल खुद गुआन ही पे करता था। ये सुनते ही सियान चिन के कदम वहीं रुक गए। उसका चेहरा गुस्से से पीला हो गया। वो इस बात को झुठलाना चाहता था, लेकिन तभी दूसरे छात्र ने एक और ऐसी बात कह दी जिसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। जरा शांत दिमाग से सोच भाई, क्या तूने कभी लू रुआन को सच में अपनी जेब से एक भी रुपया किसी चीज के लिए देते देखा है? ये सुनते ही पहला छात्र भी सन्न रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, नहीं यार, सच कहूं तो ना तो मैंने उसे कभी पैसे देते देखा है और न ही सियान चिन ने। ये सुनते ही पहली बार सियान चिन के मन में लू रुआन को लेकर शक का एक बीज बोया जा चुका था। उसे समझ आ रहा था कि वो कितनी मुसीबत में फंस चुका है। उसी शाम कैंपस के ऑनलाइन फोरम पर एक जबरदस्त भूचाल आ गया। फोरम पर कैंपस गॉडेस के बारे में असली सच नाम से एक नई पोस्ट अपलोड की गई थी। देखते ही देखते हजारों छात्रों ने उस पोस्ट को खोल लिया और कमेंट्स की लाइन लग गई। तभी उस पर एक छात्र ने कमेंट में लिखा, मैं उस दिन उसी होटल में मौजूद था जहां इनका जन्मदिन मना था। लू रुआन वहां बिल के पैसे नहीं दे पाई थी और रोने की हालत में आ गई थी। अब लू रुआन और सियान चिन की बर्बादी का असली काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कैंपस फोरम पर कमेंट्स की जैसे सुनामी आ गई थी। एक छात्र ने लिखा, हाँ भाई,
गुआन ही शुरू से सब कुछ खरीदता था। किसी और ने लिखा, मेरी सहेली उसी के हॉस्टल में रहती है। सुना है कि ठगे गए खरीदार रिफंड की मांग करते हुए पागलों की तरह लू रुआन के पीछे लगे हैं। चर्चा इतनी तेजी से फैली कि आधी रात तक पूरी यूनिवर्सिटी को सच का पता चल गया। पहली बार लोगों ने लू रुआन का अंधाधुंध बचाव करने के बजाय खुद उसी से सवाल पूछना शुरू कर दिया था। इधर अपने हॉस्टल के कमरे में लू रुआन को ढंग से नींद तक नहीं आ रही थी। वो घबराहट में बार बार फोन पर फोरम रिफ्रेश कर रही थी। हर नया कमेंट उसे छाती में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसने सालों की मेहनत से कॉलेज में जो अपनी अमीर और सभ्य यंग मिस वाली इमेज बनाई थी, वह ताश के पत्तों की तरह टूट चुकी थी। अचानक सन्नाटे में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन जलते ही उसकी आंखें चमक गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये गुआन का मैसेज है। शायद उसे आखिरकार अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और वो मुझसे माफी मांगने के लिए आया है। उसने तुरंत मैसेज खोला, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बुरी तरह उतर गया। वो गुआन नहीं था, बल्कि बैंक का मैसेज था। वो उसके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिमाइंडर था, जो सिर्फ 3 दिन में ड्यू होने वाला था। जब उसने बकाया रकम देखी तो वह सुन रह गई। पूरे 2,68,000 युआन। लू रुआन के हाथ पैर कांपने लगे। पहले उसे कभी पैसों की चिंता नहीं होती थी। जब भी उसे कोई महंगी चीज चाहिए होती, गुआन बिना सोचे समझे पैसे दे देता था। जब भी वह किसी मुसीबत में होती, गुआन ढाल बनकर उसे हल करता था। लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह अकेली है, और इस एहसास ने उसे अंदर तक हिला दिया। अगली सुबह एक चमचमाती हुई काली लग्जरी कार धीरे धीरे झिंगपे यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर छात्र तुरंत घूमकर देखने लगे। कार के अंदर गुआन और उसके पिता थे। आज का दिन बहुत खास था। शिन्यू के परिवार के साथ उनका शानदार डिनर था, जो 2 बेहद ताकतवर और रसूखदार परिवारों की एक खास मीटिंग थी। जैसे ही कार रुकी, गुआन ठाट से बाहर निकला। बिल्कुल उसी समय लू रुआन भी पास की एक बिल्डिंग से बाहर आ रही थी। दोनों की नजरें आपस में मिली। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रही। फिर लू रुआन की नजर उस आलीशान लग्जरी कार पर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी गुआन के परिवार पर ध्यान ही नहीं दिया था, और वह देती भी क्यों। उसके दिमाग में तो गुआन सिर्फ एक वफादार गुलाम था, जो हमेशा उसके आगे पीछे दुम हिलाने के लिए बना था। लेकिन आज उसे एक अजीब सा झटका लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैंने इतनी जरूरी बात को नजरअंदाज कर दिया था? इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाती, एक और शानदार लग्जरी कार वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से बला की खूबसूरत शिन्यू बाहर निकली। वो पूरे हक के साथ सीधे गुआन की ओर बढ़ी और सहज अंदाज में उसके बगल में आकर खड़ी हो गई, मानो वह जगह हमेशा से उसी की हो। आसपास के छात्र ये नजारा देखकर हैरान रह गए। लू रुआन तो वहीं अपनी जगह पर जाम हो गई। उसके सीने में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। ये एक ऐसी भावना थी जिसे वो कभी मानना नहीं चाहती थी, लेकिन यह पूरी तरह से जलन थी, शुद्ध और पक्की जलन। क्योंकि आज पहली बार उसे सचमुच एहसास हुआ कि गुआन अब उसके चंगुल से निकलकर सच में आगे बढ़ चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो गुआन पर से उसका कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सामने शिन्यू और गुआन एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। एक बेहद शालीन और दूसरा बिल्कुल शांत। उन्हें देखने वाले दर्जनों छात्रों की उन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। न जाने क्यों इस एक दृश्य ने लू रुआन को कैंपस की सभी बदनामी वाली अफवाहों से कहीं ज्यादा जलाया। पहले वह जब भी गुआन के सामने आती थी, गुआन की आंखें पागलों की तरह उसका पीछा करती थीं। वह चाहे कहीं भी जाए, गुआन हमेशा उसके आसपास घूमता रहता था। लेकिन आज गुआन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लगा जैसे लू रुआन का उसके सामने कोई अस्तित्व ही न हो। इस बेरुखी ने उसे बहुत ज्यादा असहज कर दिया। ठीक उसी समय शिन परिवार का पूरा काफिला भी वहां पहुंच गया। यूनिवर्सिटी के बाहर एक के बाद एक कई लग्जरी कार आकर रुक गई। ये राजशाही ठाट देखकर आसपास के छात्र तुरंत कानाफूसी करने लगे। अरे बाप रे, ये कौन लोग हैं? पक्का कोई बहुत अमीर खानदान है। जरा इन लग्जरी कार्स को तो देखो। यहाँ तक कि लू रुआन भी यह तमाशा देखकर हैरान थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उसके पैर तले जमीन खिसका दी। सबसे आगे वाली कार से एक रसूखदार अधिद्ध उम्र का कपल उतरा और वे सीधे गुआन के माता पिता की तरफ गया। दोनों परिवारों ने किसी पुराने दोस्तों की तरह, बल्कि कहें तो एक सच्चे परिवार की तरह बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। ये देखकर लू रुआन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके सीने में एक भयानक खौफ बैठ गया। शिन परिवार के आलीशान विला के अंदर का माहौल बहुत खुशनुमा और शांत था। घर के बुजुर्ग हंसते मुस्कुराते हुए बिजनेस, नए निवेश और भविष्य की योजनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। इस बीच गुआन बहुत आराम से शिन्यू के बगल में बैठा था। अपने दोनों जन्मों में पहली बार गुआन खुद को इतना तनाव मुक्त और हल्का महसूस कर रहा था। यहाँ कोई दिखावा नहीं था, किसी के पीछे भागने की बेबसी नहीं थी, कोई जिल्लत या अपमान नहीं था, बस एक सुकून देने वाली शांति थी। तभी शिन्यू ने चुपचाप बहुत सलीके से उसके कप में गर्मा गर्म चाय डाली। ये छोटा सा नजारा देखकर दोनों परिवारों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। गुआन की माँ तो खुशी के मारे लगभग हंस ही पड़ी और शिन्यू की दादी के चेहरे पर
पर एक अलग ही रौनक आ गई। आखिरकार दादी ने अपना चाय का कप नीचे रखा और आगे बात कही। चूंकि आज दोनों परिवार यहाँ एक साथ मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों की सगाई के बारे में बात करने का बिल्कुल सही समय आ गया है। ये सुनते ही कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। गुआन जो चाय पी रहा था वो अचानक उसके गले में अटकते अटकते बची। शिन्यू ने शर्माकर तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और शर्म के मारे उसके दोनों कान टमाटर जैसे लाल हो गए। ये देखकर घर के सभी बुजुर्ग जोर जोर से हंसने लगे। दोनों बच्चों की सगाई, शादी की बात और उनके पैदा होने से पहले जो दोनों परिवारों ने एक पवित्र वादा किया था। उधर यूनिवर्सिटी कैंपस में सियान चिन ने अपने स्तर पर लू रुआन के मामले की अंदरूनी छानबीन शुरू कर दी थी। शुरू में तो उसे अफवाहों को सुनकर बुरा लगा था, लेकिन फिर उसकी उत्सुकता उस पर भारी हो गई, क्योंकि बहुत सी बातें अब उसकी समझ से बाहर हो रही थीं। उस दोपहर उसने चुपके से लू रुआन के होम टाउन में रहने वाले किसी जानकार व्यक्ति से फोन पर संपर्क किया, लेकिन फोन की दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसे सुनकर सियान चिन का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। सामने वाले ने बताया कि लू रुआन और उसका परिवार तो बेहद मामूली और आम लोग हैं। ये सुनते ही सियान चिन सन्न रह गया। क्या तुम होश में तो हो? हाँ भाई, वे बिल्कुल साधारण लोग हैं। न कोई पैसा है, न कोई रसूख और न ही कोई नाम, कुछ भी नहीं है उनके पास। ये सुनते ही सियान चिन का दिल टूट गया। उसने घबराकर फिर पूछा, क्या आपको पक्का पता है? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? सामने वाला व्यक्ति उसकी बात सुनकर जोर से हंसा और बोला, अरे भाई, हमारे पूरे शहर में बच्चा बच्चा जानता है कि उनके पास कभी एक पैसा नहीं रहा। वैसे तुम अचानक उनके बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हो? सियान चिन ने बिना कोई जवाब दिए तुरंत कॉल काट दिया। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अमीर बनने के चक्कर में उसने खुद अपने ही हाथों अपनी बर्बादी की कहानी लिख दी थी। अगर लू रुआन अमीर नहीं होती तो सब कुछ बदल जाता, सब कुछ। उसी शाम लू रुआन घबराते हुए सियान चिन के हॉस्टल के कमरे में पहुंची। अंदर जाते ही उसे माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। आमतौर पर लू रुआन को देखते ही सियान चिन तुरंत पास आ जाता था, मुस्कुराता था और प्यार से उसका हाथ थाम लेता था। लेकिन आज वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ये देखकर लू रुआन को घबराहट होने लगी। उसने सहमते हुए पूछा, क्या हुआ? सियान चिन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में पूछा, रुआन, सच सच बताओ, तुम्हारा परिवार कितना अमीर है? ये सवाल लू रुआन को किसी बम के धमाके जैसा लगा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर गहरी घबराहट दिखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वो बात घुमाते हुए बोली, तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? सियान चिन ने कहा, बस जानना चाहता हूँ। लू रुआन ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। लेकिन इस बार सियान चिन उसकी इस चिकनी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। वह बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहा और अपनी जिंदगी में पहली बार लू रुआन को किसी के सामने इतना भयानक दबाव महसूस हो रहा था। अगले दिन यूनिवर्सिटी का AI इनोवेशन कंपटीशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। कॉलेज के कई अलग अलग विभागों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और हॉल में बहुत सारे छात्र जमा थे। प्रोफेसर, टेक इंडस्ट्री के मेहमान और इन्वेस्टर सब वहां मौजूद थे। जब शिन्यू और गुआन एक साथ हॉल के अंदर आए तो सबकी नजरें तुरंत उन पर टिक गईं और एक बार फिर कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। देखो, वह शिन्यू की टीम है, लेकिन उसके बगल में वो कौन है? अरे, वह गुआन है, वही लू रुआन का चमचा। अब वह चमचा नहीं रहा भाई, बदल गया है। यह सुनकर कुछ छात्र हंसे तो कुछ उत्सुक दिखे। इस बीच लू रुआन और सियान चिन भी दर्शकों के बीच सब देख रहे थे। सियान चिन का पूरा ध्यान कंपटीशन पर था, जबकि लू रुआन की आंखें सिर्फ और सिर्फ गुआन को देख रही थीं। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। पहली प्रेजेंटेशन शुरू हुई और एक के बाद एक कई टीमें स्टेज पर आईं। ज्यादातर टीमों के प्रोजेक्ट बिल्कुल औसत थे, उनमें कुछ भी खास नहीं था। फिर आखिरकार शिन्यू की टीम की बारी आई और पूरा कमरा पल भर में बिल्कुल शांत हो गया। सबको पूरी उम्मीद थी कि शिन्यू ही जीनियस है तो वही पूरा प्रोजेक्ट संभालेगी। किसी को भी गुआन से कोई उम्मीद नहीं थी, खासकर उन छात्रों को जो उसकी पुरानी इमेज से वाकिफ थे। फिर प्रेजेंटेशन शुरू हुई। 5 मिनट बीते तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। 10 मिनट बाद जजों ने डायरी में नोट्स लेना बंद कर दिया और पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगा दिया। 15 मिनट होते होते तो प्रोफेसर भी हैरान रह गए, क्योंकि गुआन वहां सिर्फ शिन्यू का साथ देने के लिए नहीं था, बल्कि वो प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा योगदान दे रहा था। उसकी टेक्निकल बातें बिल्कुल सटीक थीं, उसके आइडियाज एकदम नए थे और उसके जवाब आत्मविश्वास से भरे थे। ये वो पुराना गुआन बिल्कुल नहीं था जिसे सब जानते थे। ये तो कोई बिल्कुल अलग ही काबिल इंसान था। प्रोफेसर जियांग मंच पर अपनी गर्व भरी मुस्कान छिपा नहीं पा रहे थे। प्रोजेक्ट एकदम शानदार था। जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो एक जज ने जानबूझकर गुआन को फंसाने के लिए एक बेहद मुश्किल सवाल पूछा। ऐसी स्थिति में कई टीमें घबराकर हार मान लेती थीं, लेकिन गुआन ने बिना रुके तुरंत उसका सटीक जवाब दे दिया। जज हैरान हो गए, फिर मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद एक और जज ने उससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल दागा। गुआन ने पलक झपकते ही उसका भी बेहतरीन जवाब दे दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और दर्शक अवाक रह गए। लू
लूरुआन नीचे लगातार स्टेज की ओर देख रही थी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसे डंप करने के बाद गुआन को तो दुखी, टूटा हुआ और बेबस हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, कॉन्फिडेंट, काबिल और सम्मानित लग रहा था। और सबसे खास बात, उसके बगल में शिन्यू थी, एक ऐसी स्टूडेंट थी जिससे लूरुआन चाहकर भी कभी मुकाबला नहीं कर सकती थी। पहली बार लूरुआन के दिल में सचमुच एक गहरा खौफ पैदा हुआ। तभी स्टेज से विजेता की घोषणा हुई। होस्ट ने मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन पर कहा, और इस कंपटीशन का पहला स्थान जाता है टीम शिन्यू और गुआन को। यह सुनते ही पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। दर्शक जोश से भर गए, छात्रों ने चीयर किया और प्रोफेसरों ने तालियां बजाईं। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स ने भी तारीफ में सिर हिलाया। गुआन ने अभी अभी सेमेस्टर की सबसे जरूरी प्रतियोगिता अपने नाम कर ली थी, लेकिन असली धमाका तो इसके बाद होना बाकी था। अग्रिम पंक्ति में एक खास इन्वेस्टर अपनी सीट से खड़ी डीडा हुआ और सीधे माइक्रोफोन में बोला, जवान आदमी, तुम्हारी काबिलियत देखकर हमारी कंपनी तुम्हें अभी सीधे इंटर्नशिप का ऑफर देना चाहती है। यह सुनते ही कमरा उत्साह के मारे शोर से भर गया। यूनिवर्सिटी के दौरान ही इंटर्नशिप का ऑफर मिलना बहुत दुर्लभ बात होती है, और किसी खास कंपनी से सबके सामने ऐसा लाइव ऑफर मिलना तो लगभग अनसुनी बात थी। दर्शक अब गुआन को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे थे, एक मजाक या लूरुआन के पीछे घूमने वाले आशिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक सफल, काबिल और इज्जत के हकदार इंसान के तौर पर। इस बीच लूरुआन अपनी सीट पर स्तब्ध बैठी रही, क्योंकि उसे अचानक एक बहुत जरूरी एहसास हुआ था। जब गुआन उसके साथ था तो उसने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी, कभी उसका सम्मान नहीं किया था और कभी उसकी अहमियत नहीं समझी थी। और अब गुआन का जो रूप वह देख रही थी, वह हर गुजरते दिन के साथ और भी प्रभावशाली होता जा रहा था। गुआन से मिलने के बाद आज पहली बार उसे अपने की पर सचमुच गहरा पछतावा हुआ। उस रात उसने अपने कमरे में वी चैट खोला। लगभग 10 मिनट तक स्क्रीन को सूनी नजरों से घूरने के बाद उसने बहुत हिम्मत जुटाकर एक मैसेज टाइप किया, गुआन, क्या हम बात कर सकते हैं? फिर उसने धक धक करते दिल के साथ सेंड बटन दबा दिया, लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन पर एक लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क उभर आया। मैसेज सेंड नहीं हो पाया। नीचे लिखा था, आप दोस्त नहीं हैं। लूरुआन स्क्रीन देखकर जम गई। वो घबराहट में यह भूल ही गई थी कि उसने खुद ही गुआन को ब्लॉक करके अपनी चैट लिस्ट से हटाया था, और गुआन ने उसे कभी वापस अपनी लिस्ट में ऐड ही नहीं किया था। उसी समय शहर के दूसरी तरफ गुआन शिन्यू के साथ एक शानदार रेस्टोरेंट से डिनर करके बाहर निकल रहा था। शाम की ठंडी हवा चल रही थी और आसपास का माहौल बेहद शांत था। तभी चलते चलते शिन्यू अचानक रुक गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक और धीमापन था। वह बोली, गुआन। मैंने पलटकर कहा, हम। उसने अपनी नजरें चुराते हुए दूसरी तरफ देखा और फिर दिल की पूरी हिम्मत बटोरकर पूछा, क्या तुम अब भी लूरुआन को पसंद करते हो? गुआन ये सवाल सुनकर एक पल के लिए वहीं जाम हो गया। ऐसा लगा जैसे आसपास की पूरी दुनिया थम गई हो, और शिन्यू बहुत घबराहट के साथ उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अपनी पिछली जिंदगी में अगर किसी ने भी उससे यह सवाल पूछा होता तो वह बिना एक पल की देरी के तुरंत जवाब देता। वह चिल्लाकर हाँ कहता। वो कहता कि वह लूरुआन से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है और वह उसके लिए अपनी पूरी कायनात उसे देने को तैयार है। अपना पैसा, अपना परिवार, अपना भविष्य, अपनी इज्जत और अपनी जान भी। लेकिन गुआन का वो पुराना रूप तो पहले ही मर चुका था। वो एक ठंडी सुनसान गली में मर चुका था। वो कचरे के ढेर के पास मर चुका था। अपने हंसते खेलते परिवार को पाई पाई के लिए मोहताज होते और सब कुछ खोते हुए देखने के बाद मर चुका था। वो उन मतलबी लोगों द्वारा बीच राह में अकेला फेंक दिया जाने के बाद मर चुका था, जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी और सब कुछ कुर्बान कर दिया था। गुआन के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान आई। फिर वह शिन्यू की ओर घुमा। नहीं, उसने बस एक शब्द कहा। उसकी आवाज में न तो कोई हिचकिचाहट थी, न कोई पछतावा था और न ही कोई गुस्सा, बस एक पक्का और साफ निश्चय था। यह सुनकर शिन्यू वहीं जम गई। जवाब इतना सीधा और साफ था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। न जाने क्यों अचानक उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। उसने शर्माकर अपना सिर झुका लिया। उसके होठों के कोने पर एक बेहद प्यारी मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत दुनिया से छिपा लिया। शिन्यू को संभलते देख गुआन ने मजे लेते हुए अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अच्छा है, शिन्यू ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। मेरा मतलब है, वह रुकी, मेरा मतलब है ये बहुत बुरा होता अगर तुम ऐसे इंसान पर अपना और कीमती समय बर्बाद करते जो तुम्हारी कद्र के लायक ही नहीं है। गुआन ये सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। अपने दोनों जन्मों में पहली बार उसे किसी के साथ सचमुच इतना सुकून और शांति महसूस हो रही थी। इस बीच गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में लूरुआन पागलों की तरह बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी। वह वीचैट खोलती, फिर बंद करती, मोमेंट्स चेक करती, फिर बंद करती। हर 2 मिनट में वो अपने फोन के नोटिफिकेशंस चेक कर रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गुआन का कोई मैसेज नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। पहले तो उसे गुआन पर बहुत गुस्सा आया, फिर वो उलझन में चली गई। लेकिन अब धीरे धीरे उसके दिल में एक खौफनाक बेचैनी घर कर रही थी, क्योंकि गुआन ने अपनी पूरी जिंदगी में उसे पहले कभी इस तरह नजरअंदाज नहीं किया था। एक बार भी नहीं। तब भी नहीं जब लूरुआन ने उसके साथ सबसे बुरा बर्ताव किया था। तब भी नहीं जब उसने सबके सामने उसे नीचा दिखाकर शर्मिंदा किया था। और तब भी नहीं जब उसने सरेआम उसके प्यार को ठुकरा दिया था। गुआन हमेशा रोता हुआ वापस उसी के पास आता था, हमेशा।
लेकिन इस बार कुछ बहुत अलग लग रहा था, बहुत ही अलग। 3 दिन बाद एआई इनोवेशन कंपटीशन के नतीजे आधिकारिक तौर पर बोर्ड पर घोषित किए गए। पूरा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इस ताजा खबर की चर्चाओं से गर्म था। कॉलेज में हर जगह पोस्टर लगे थे और विजेताओं के नाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चमक रहे थे। तमाम छात्र अनाउंसमेंट बोर्ड के आसपास जमा हो गए थे और उनमें से कई लोग हैरान थे, क्योंकि वहां सबसे ऊपर शिन्यू के नाम के ठीक बगल में गुआन का नाम लिखा था। वो वहां किसी मामूली प्रतिभागी के तौर पर नहीं था, किसी मददगार या असिस्टेंट के तौर पर नहीं था, बल्कि विजेता के तौर पर था। एक असली विनर जिसने पहला स्थान हासिल किया था। ये वही गुआन था जिसका वे सब मिलकर मजाक उड़ाते थे। ये वही गुआन था जिसे वे पीछे लूजर कहते थे और हंसते थे। लेकिन आज वहां खड़ा होकर कोई भी हंस नहीं रहा था। सबके मुंह पर ताले लग चुके थे। इसी के साथ दूसरी तरफ सियानचिन की बेचैनी भी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। उसने लूरुआन की बैकग्राउंड की जितनी ज्यादा छानबीन की, हालात उतने ही बदतर होते चले गए। उसने चुपके से लूरुआन के होम टाउन के लोगों से फोन पर बात की, उसके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स खंगाले और यहाँ तक कि उसके पुराने स्कूल के क्लासमेट्स से भी संपर्क किया। हर एक गवाही और हर एक जवाब सिर्फ एक ही सच की ओर इशारा कर रहा था। लूरुआन ने शुरू से झूठ बोला था, वो भी किसी एक बात के बारे में नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की हर एक चीज के बारे में। उसका परिवार अमीर नहीं था, उसका रुतबा खुद के पैसे से नहीं चलता था, वे लग्जरी ब्रांड्स उसके नहीं थे, वे महंगे कॉस्मेटिक्स और तोहफे उसके नहीं थे, वो आलीशान डिनर उसका नहीं था। यहाँ तक कि जिस महंगे अपार्टमेंट के बारे में उसने सीना तान कर कहा था कि वह उसके खानदान का है, वो भी उसका नहीं था। हर एक चीज के पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति का पैसा था, गुआन का। ये सच पूरी तरह सामने आते ही सियानचिन का पेट झटके खाने लगा और उसका सर चकरा गया। वह सोच रहा था कि अगर लूरुआन इतने समय से एक खोखला झूठ जी रही थी, तो वह आखिर किस चीज के लालच में गुआन से पांगा ले रहा था। उसने कितनी भयानक गलती कर दी थी। 2 दिन बाद जिंगे पे यूनिवर्सिटी के विशाल ऑडिटोरियम में कंपटीशन के विजेताओं के लिए एक भव्य सेरेमनी का आयोजन हुआ। पूरा ऑडिटोरियम छात्रों और प्रोफेसरों से खचाखच भरा हुआ था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आगे की लाइनों में बैठे थे और देश की नामी टेक्नोलॉजी कंपनियों के अधिकारी स्टेज के पास अपनी कुर्सियों पर मौजूद थे। पूरे हॉल के माहौल में एक जबरदस्त उत्साह था। जैसे ही स्टेज से विजेता के रूप में शिन्यू का नाम अनाउंस किया गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर जैसे ही गुआन मुस्कुराते हुए शिन्यू के बगल में स्टेज पर आकर खड़ा हुआ, तालियों की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। आज कॉलेज के कई छात्र छात्राएं गुआन को बिल्कुल एक नए और सम्मानजनक नजरिए से देख रहे थे। लूरुआन के पीछे दुम हिलाकर घूमने वाले एक आशिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद सफल, काबिल और इज्जत के हकदार इंसान के तौर पर। ऑडिटोरियम की आखिरी लाइन में लूरुआन चुपचाप यह सब देख रही थी। हर बार जब शिन्यू गुआन से कोई बात करती, हर बार जब वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और हर बार जब वे दोनों मंच पर साथ होते, तो लूरुआन के सीने में जलन और बेचैनी की आग लग जाती। उसे यह नजारा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह इस भावना को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे गुआन का किसी और के करीब जाना अंदर ही अंदर काट रहा था। अब अवार्ड सेरेमनी लगभग अपने आखिरी चरम पर खत्म होने वाली थी। तभी स्टेज का मुख्य होस्ट मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन के साथ आगे आया और बोला, देवियों और सज्जनों, आज के इस शानदार इवेंट को खत्म करने से पहले हमारे पास आप सभी के लिए एक आखिरी सरप्राइज है। ये सुनते ही ऑडिटोरियम में सभी लोग उलझन से देखने लगे। सब आपस में फुसफुसाने लगे। सरप्राइज? आखिर कैसा सरप्राइज? होस्ट ने मुस्कुराते हुए हॉल के मुख्य एंट्री गेट की तरफ देखा और कहा, कृपया तालियों के साथ हमारे आज के सबसे खास मेहमानों का स्वागत करें। पल भर में ऑडिटोरियम के दोनों दरवाजे एक साथ खुले और हॉल में हर एक इंसान ने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखा। बिल्डिंग के बाहर काली लग्जरी गाड़ियों का एक बहुत लंबा और आलीशान काफिला आकर रुका था। काले चश्मे पहने दर्जनों बॉडीगार्ड्स सबसे पहले तेजी से अंदर आए। उनके पीछे कई कंपनियों के सूट बूट पहने अधिकारी चल रहे थे और फिर उनके ठीक पीछे एक बेहद रसूखदार और अमीर कपल शान से अंदर दाखिल हुआ। उन्हें हॉल के अंदर आते देख आगे की लाइन में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी तुरंत अपनी जगह से खड़ी डीडीए हो गए।